सक्सेस क्लासेस। आज ये पॉलिटी जो हम पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें संसद हमारा चैप्टर है और उसी के अकॉर्डिंग हमने इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट ईयर पेपरों में उसका एक साथ समराइज किया है, उस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से इस टॉपिक का वेटेज है, इसके बारे में भी जानेंगे और किस तरह से हम आंसर की तरफ बाय एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू हम कितने जल्दी इस पे आंसर पर पहुंच जाते हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। हाँ, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी सोशोलॉजी ऑप्शनल हिंदी माध्यम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा है। जीएस एंड ऐसे जो प्रैक्टिस है कंटिन्यू चल रही है, जो भी इंटरेस्टेड हो कांटेक्ट करें। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से कॉपी एवैल्यूएट की जा रही है, किस तरह से मार्किंग हो रही है, ये आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, ये कब पूछा गया, 2020 और 21 में। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। अगला पूछ रहा है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है, फिर पूछ रहा है बी सी ऑप्शन, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। डी ऑप्शन है, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि ये ऑप्शन में संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। तो हमें पता है कि सरकार किसकी बनती है, जो बहुमत प्राप्त दल होता है। तो जब बहुमत प्राप्त दल का प्रतिनिधित्व होगा तो सभी राजनीतिक दल क्या होंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन ए रॉन्ग। इसके बाद बात करते हैं बी पर, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ये ठीक लग रहा है, इसमें कुछ रॉन्ग नहीं लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं सी पर, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, ये क्या स्विट्जरलैंड में ऐसे होता है? हमारे पास इस तरह की कोई टूल नहीं है संसदीय व्यवस्था में कि जिस तरह से जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, इस तरह कोई, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद डी, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, यहीं पे रॉन्ग हो गया, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। कितनी बार सरकार अविश्वास पत्र, वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित नहीं कर पाए, सरकार गिरी हैं, कितनी सरकारें गिरी हैं, ये तो हमें पता ही है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी सही होगा। ठीक है, और संसदीय व्यवस्था वाली सरकार जो होती है वो क्या होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है? पहला क्या है, ये कब पूछा गया, 2003 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा संविधान के प्रथम अनुच्छेद और प्रथम सूची में क्या किया था, संशोधन करके राज्यों को 14 राज्य तथा 6 संघ शासित राज्यों में पुनर्गठित किया था। इसके द्वारा लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी, 520 निश्चित की गई, जिसे आगे 31वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, 545 निश्चित कर दी गई। ठीक है, जिनमें 525 कहाँ से हैं, राज्यों की जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, और बाकी 20 क्या है, राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या द्वारा, संघ राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या द्वारा चुनी जाएंगी। और इसमें 2 अखिल भारतीय समुदाय के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जाते हैं। ठीक है, ये तय हुआ था। इसके बाद 11वां संविधान संशोधन, ये तो रॉन्ग है। 11वें संविधान संशोधन में जो बात हो रही है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन और निर्वाचक मंडली व्यवस्था की बात हो रही है, चुनौती की उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, तो इस पर तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी
राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। ये कब पूछा गया? 2002 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 39वां संविधान संशोधन द्वारा, 40वां, 42वां या 44वां। ठीक, अगर हम बात करें 39वें संविधान संशोधन, तो 39वां संविधान संशोधन किस लिए हुआ था? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायिक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। 39 तो होगा नहीं, अब क्या, चलो आगे देखते हैं। 40 में क्या संशोधन में क्या बात हुई है? संसद का जो समुद्री जल है, ESZ है, इसकी बात की गई है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए 42 में क्या बात किया? 42 में तो हमने देखा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया है, तो ये 42 भी नहीं है। अब आते हैं हम 44 अमेंडमेंट में डायरेक्टली क्या दिया हुआ है कि 74(1) में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में ऐसी सलाह पर साधारणतया या पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। तो कब किया गया था संविधान संशोधन? ये किया गया था 44 में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ये क्या है? 44, बहुत याद रखने हैं, इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसको फोकस करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कब पूछा गया? 1999 में। ठीक है, पूछा गया कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा, लोकसभा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। उपरोक्त में से कौन सही है? चलो इसको देखते हैं। देखो, कौन कर सकता है? संशोधन की प्रोसेस की बात होती, तो संशोधन की अगर बात हो रही है तो संविधान संशोधन का उपबंध राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति द्वारा तो नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर जरूर करता है, राष्ट्रपति के बिना ये संशोधन एक्ट नहीं बन सकता है, वो बात अलग है, लेकिन राष्ट्रपति और विधानमंडलों द्वारा तो नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन में अगर हम कुछ भी नहीं देखते तो ये तो हमें पता चल गया। अब इसके बाद देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा। जी हाँ, लोकसभा पे संशोधन अनुच्छेद 368 के माध्यम से भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में आ सकता है। ठीक है, तो लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है, तो दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी होगा। देखिए, अब देखो, अब इसको हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। जैसे अगर हमें राष्ट्रपति भी नहीं पता है, चलो छोड़ देते हैं। अगर हमें क्या पता है कि राज्य विधानमंडलों द्वारा नहीं होता है, ठीक है, तो हम 3 इधर से एलिमिनेट करते हैं, 3 इधर से करते हैं। 1 अकेला दिया है तो ये अपने आप एलिमिनेट, क्योंकि 2 भी है, 2 तो हमें पता ही है, इसलिए हम आंसर के पास अपने आप से पहुंच जाते। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है 2012 में क्या पूछा गया है? पूछा गया कि निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते? चलिए, ऑप्शन है राज्य का, ऑप्शन ये कह रहा है राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना। ठीक है। अगला ऑप्शन बी कह रहा है संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना। चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना, चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। चलिए बात करते हैं राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र में परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना। तो ये वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं है कि अगर क्षेत्र परिवर्तित होगा तो उसकी सीटें भी बढ़ेंगी, उसका परमिशन होगा, तो ये सब चीज़ें क्या होगी, इससे ऐसा है परिवर्तन हो रहा है ना उस क्षेत्र विशेष में। अगर परिवर्तन हो रहा है, बड़े एक्सपेक्ट में हो रहा है, तो सिर्फ राज्यसभा नहीं, इसमें लोकसभा भी इसमें शामिल होगी, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ बात किसकी हो रही है? राज्यसभा को प्रदत्त जो स्पेशल विशेषाधिकार हैं उनकी। संसद को राज्य सूची के विषय में नियम बनाने अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने सशक्त, तो ये ठीक है,
इसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना। तो ये बात भी रॉन्ग हो जाएगी, इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति से के निर्वाचन की बात या उसकी सेवानिवृत्ति की बात या पेंशन की बात हो रही हो और वहाँ पे लोकसभा का होना भी जरूरी है। इनफैक्ट राज्यों का भी सहमति होना जरूरी है, क्योंकि ये निर्वाचन की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद आ जाए चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। तो ये देखिए कि चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण, अगर चुनाव आयोग का क्रियाकलापों का निर्धारण अकेला राज्यसभा के द्वारा होता तो इसका मेजरली इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इसका इफेक्ट जो पड़ेगा वो राज्यों, क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव व्यवस्था को देखता है ना, राज्यों की चुनाव व्यवस्था को देखता है। और ये जो हमारी चुनाव व्यवस्था, तो चुनाव व्यवस्था का इसका प्रभाव पड़ेगा ना, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हम आंसर हमारा क्या सही होगा, आंसर हमारा सही होगा बी, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। ठीक, सही है हमारा ये, और इस तरह से हम इस पे पहुंच गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ये कब पूछा गया, 2004 में। चलिए क्या है, आर्टिकल 257, आर्टिकल 258, आर्टिकल 355, 358। चलिए अब बात करें हम 358 क्या कहता है कि आपात के दौरान। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 355 क्या कहता है, ये भी बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति की राज्य की संरक्षा करने के संघ कर्तव्य, तो ये दोनों क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। अब बात आती है तो 257 में क्या है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो ये सही 257 हमारा सही हो जाएगा, आंसर हमारा क्या है, ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के विषय के किसी भी विषय पर विविध शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प का पूछा गया 2016 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। ऑप्शन क्या है, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। कब, संसद की राज्य सूची के विषय पर लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। सी ऑप्शन कह रहा है राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। और डी ऑप्शन कह रहा है राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये कह रहा है। तो एक बात बताइए कि लोकसभा द्वारा राज्य सूची की, संसद राज्य सूची के विषय में साधारण संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से तो नहीं होगा, क्योंकि राज्य सूची के विषय है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि साधारण बहुमत वाली बात नहीं हो रही है, क्योंकि राज्य सूची के विषय की बात हो रही है। राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। ऑप्शन इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और ये कब पूछा गया, 2019 में। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारता नहीं होगी। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। चलिए, हाँ, तो किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारता नहीं होगी। भैया होगी, क्यों नहीं होगी, केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, ये दोनों ही गलत है। ठीक है, तो इसमें सही पूछा गया तो हमारा डी होगा, ना तो 1 ना तो 2। अब चलो देखो, इसको डिस्कस करते हैं कि भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान है कि वह
किसी ऐसी या ऐसी किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के सिद्धांतों और मूल्यों से असंगति रखती हूँ। जैसे संविधान के अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 13, 32, 226 के तहत, ठीक है, शक्ति प्रदान की गई है ये संविधान के द्वारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को विधायी और प्रशासनिक मामलों में संवैधानिकता पर फैसला सुनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों से असंगत विधि को शून्य घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय द्वारा मूल्यों से असंगत विधि को शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय किसी भी संविधान संशोधन को भी शून्य कर सकता है यदि वह संविधान मूल ढांचे को परिवर्तित करने का कोई प्रावधान करता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एमपीलैड स्कीम। ये करंट रिलेटेड है, चलो फिर भी हम इसको देख लेते हैं। इसको क्या है? संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपीलैड के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। एमपीलैड ये कब पूछा गया? 2020 में। एमपीलैड निधियां जो होती हैं टिकाऊ परिसंपत्तियां जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती हैं। अगला है प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। एमपीलैड निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अप्रेरित की जाती हैं। ठीक है, अगला क्या है ऑप्शन? कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में कम से कम 10% कार्यों का जिलाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। चलो अब इसमें देखो, ये तो हमने एक ओवरऑल बताया कैसे कि निधियाँ, देखिए ये बताइए निधियों का जो परिसंपत्ति होंगी वो कैसे खर्च होंगी? स्वास्थ्य, शिक्षा और बेसिक आधारभूत चीज़ों पर ही खर्च होंगी, इसलिए ये है कॉमन सेंस का यूज कर रहे हैं। और इसके प्रत्येक संसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति और जनजाति के, जी हाँ, उस एरिया विशेष में अगर ये नहीं है तब कहीं हम और करते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा इन सब पे, और अगर हैं तो इससे अनुसूचित जाति और जनजाति पर करना जरूरी होता है, ये भी सही है। एमपीलैड निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अप्रेरित नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। एमपीलैड स्कीम जो है ये जो कहा है कि वार्षिक रूप से क्या है, वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अप्रेरित नहीं की जाती है। ठीक है, तो नहीं, ये क्या है कि वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और अप्रयुक्त निधि को आगे वर्षों में पात्रता के अनुसार आवंटित राशि में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा? 1, 2, 4। ठीक है, 1, 2, 4 हमारा क्या है? डी ऑप्शन है, तो डी हमारा ये सही हो जाएगा। अब इसमें भी देख रहे हैं सभी कार्यों से कम 10% कार्यों का जिला अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है, ये सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर डी हो गया। चलो आज की क्लास हमारी ये कंप्लीट हुई। इसको हमने संसद से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी रह गया, हाँ इसको भी कर लेते हैं, इसके बाद आगे करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, 1997 में पूछा गया था। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन एक को ए कथन तथा दूसरे को आर कथन से कहा गया। ए कथन ये क्या कहता है? संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कह रहा है, कारण क्या कह रहा है? कथन तो ये कह रहा है, कारण कह रहा है चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन की जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हों उसके 33% महिलाओं के लिए नियंत्रण कर सकते हैं। कह रहे संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए इसके ये क्या, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का महिलाओं के लिए नियंत्रण कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो ऑप्शन सही है। तो क्या है कि जहाँ जहाँ ये सही है वो रॉन्ग हो जाएगा। ये सही ये रॉन्ग हुआ, ये सही ये रॉन्ग हुआ, ये सही ये क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। तो अब आंसर हमारा क्या हो गया? डी। ये गलत है परंतु आर सही है। हम पहुँच गए ऐसे। तो ये राज्य विधानमंडलों एवं संसद में महिलाओं के लिए 33%
सीटों के आरक्षण के संविधान में संशोधन की आवश्यकता हो गई। यद्यपि भारतीय संविधान में संसद और राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है, किंतु राजनीतिक दल बिना किसी संशोधन की जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उसका 33% महिलाओं के लिए नियतन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक, ये पार्ट 1 ख़त्म हुआ। आगे हम इसको दूसरा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए तो संसद बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है इस टॉपिक को। थैंक यू वेरी मच।